अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल वॉर को। 16th सेंचुरी में अफ्रीकन स्लेव्स को वर्जीनिया लाया गया। उस वक्त जो अमेरिका है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, जबकि ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। तो सिविल वॉर को समझने से पहले आपको स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की आफ्टर रेवोल्यूशन। तो जॉर्ज वाशिंगटन तब भी स्लेव थे। तो टाइम के साथ साथ जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, उनके डिफरेंसेस भी ज़्यादा होने लगे। नॉर्थ अमेरिका जो है वो इंडस्ट्री बन गई, इसलिए उनको स्लेव्स की ज़रूरत नहीं रही थी। और साउथ अमेरिका जो है वो एग्रेरियन स्टेट बन गई, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो गए स्लेव्स पर। उनको स्लेव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही और टाइम के साथ साथ स्लेवरी उनकी स्टेट का एक हिस्सा बन गई। तो अमेरिका की 13 स्टेट्स थी, और जो बाद में आने वाली स्टेट्स थी उन पर यह सवाल पैदा हुआ कि वो फ्री होंगी या स्लेव होंगी। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट में से 2 रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में जाते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि स्टेट की आबादी कितनी है, डिपेंड करता था कि स्टेट्स की तादाद कितनी है। तो अगर स्टेट स्लेव की स्टेट जो है वो ज़्यादा होती हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा होंगे, और अगर फ्री स्टेट्स ज़्यादा होती हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा होंगे। और जिसके पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे जब कंट्रोल की बात आती है तो दोनों जो स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे पर शक होने लगता है, डर बैठ जाता है कि किसका कंट्रोल आगे होगा। तो कोई भी नई स्टेट आती तो ये होता कि वो अब फ्री बनेगी या स्लेव बनेगी। तो इन 1819 टोटल जो है वो 22 स्टेट्स थी, जिनमें से 11 फ्री थी और 11 स्लेव्स थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की इक्वल तादाद है, यानी कि दोनों जो फ्री और स्लेव्स हैं उनको पेयर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। 1820 में एक नई स्टेट आई मिजूरी। तो उस पर ये हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए पेयर्स में, क्योंकि ये एक ही स्टेट थी तो उसको जो है वो फ्री स्टेट जो है बना दिया गया, वो फ्री स्टेट बनकर आई। तो मिजूरी कंप्रोमाइज़ ऑफ 1820 उसमें एक लाइन बनाई गई कि कौन सी स्टेट फ्री है और कौन सी स्टेट स्लेव है। 1848 तक मैक्सिकन वॉर जारी रही, जिसके बाद अमेरिका को काफ़ी सारी मैक्सिकन टेरिटरी मिली, और उसमें से कैलिफोर्निया भी फ्री स्टेट बनकर आता है। तो फिर आता है हमारे पास फिगरेटिव स्लेव्स एक्ट। उसमें यह था कि कोई भी स्लेव जो है वो भागकर किसी फ्री स्टेट के लोगों के पास चला जाता है तो फिर भी वो आज़ाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो आगे उसको बेच सकता है गुलाम बना के आगे उसको, क्योंकि भागा हुआ गुलाम आज़ाद करार नहीं दिया गया था फिगरेटिव स्टेट एक्ट्स के अकॉर्डिंग। द कंप्रोमाइज़ ऑफ 1850 में ये था कि जो वाइट लोग थे वो डिसाइड करेंगे कि फ्री हो या स्लेव। सिर्फ और सिर्फ वाइट लोगों को हक था, वाइट लोगों को ये राइट था कि वो डिसाइड करें कि कौन सी स्टेट फ्री होगी और कौन सी स्लेव। ब्लैक और निग्रूस को ये बिल्कुल भी राइट नहीं था कि वो कौन सी स्टेट में जाना चाहते हैं। 1854 में कांसास और निब्रास्का एक्ट हुआ। कांसास और निब्रास्का भी 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, जो नई 2 स्टेट्स आई हैं। तो हुआ ये कि इनका जो गुज़र है, इन स्टेट्स में से गुज़र कर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड की तरफ जाते थे, और इसको सस्ते दाम पर बनाने के लिए स्लेव्स की ज़रूरत थी। और इसके लिए जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो यहाँ पे आके सेटल होना शुरू हो गया, ताकि ये इसको फ्री स्टेट बनाया जा सके। और साउथ स्टेट जो हैं उनके लोग भी यहाँ पे आके सेटल होना शुरू हो गए, ताकि इसको जो है वो स्लेव स्टेट बनाया जा सके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ 1850 वाइट लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेट फ्री होगी और कौन सी स्लेव होगी। वो पेयर्स वाला काम ख़त्म हो गया था। तो ब्लीडिंग कांसास भी अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत अहम चैप्टर है। इसमें क्या हुआ,
कि जो कांसास और निब्रास्का है वो दोनों फ्री स्टेट्स बन गई, और ये सारा कुछ हुआ 1854 से 1861 के बीच। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग निग्रोज जो हैं वो सिटीज़न नहीं कहलाए जाएंगे अगर वो फ्री हो जाते हैं तो भी। तो इस सब में एक बहुत ही फैसिनेटिंग करैक्टर है अमेरिकन हिस्ट्री में, जो है जॉन ब्राउन। जॉन ब्राउन जो है वो अपनी लाइफ में कामयाब कभी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। 1859 में इन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग जो वर्जीनिया में स्लेव्स थे वहाँ उनकी एक जगह है हर्बस वैली, वहाँ जो गवर्नमेंट की आर्मरी थी उनके प्लान के मुताबिक इसको कैप्चर करते गए और बंदूकें जो है वो तमाम साउथ स्टेट में बांट दी इन्होंने, ताकि मास्टर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि साउथ स्टेट में स्लेव्स ज़्यादा थे, उनको आज़ादी नहीं थी ब्लैक्स को कि वो खुद से कुछ कर सके, उनके राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते थे। तो उन्होंने तमाम जो बंदूकें हैं वो कैप्चर करके साउथ स्टेट्स के लोगों में बांट दी। अब इनका मिशन इतना बड़ा था तो लोगों की तादाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग इनको चाहिए थे, लेकिन इनके साथ सिर्फ और सिर्फ 21 लोग थे, जिसमें 3 इनके अपने बेटे थे। तो आर्मरी के जनरल लीडर जनरल रॉबर्ट इलाइन ने इनको कैप्चर कर लिया। इनके आखिरी वर्ड्स कुछ इस तरह से थे, आई जॉन ब्राउन am now quite certain that the crimes of this guilty land will never be purged away but with blood. I had, as I now think, vainly flattered myself that without very much bloodshed it might be done. 2 दिसंबर 1859 को इनको फांसी दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट आप सेकेंड वीडियो में देख लीजिएगा।